नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका सुपर 100 में स्वागत है। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बताता है कि प्रकाश का कण नेचर होता है। जो आपका प्रकाश है, प्रकाश के क्या होते हैं, दैट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। और एनर्जी का जो है वो पार्टिकल नेचर है। ठीक है। तो 1924 में 1924 में बच्चों एक साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट डिब्रॉय और डिब्रोगली, उनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में हम बोल सकते हैं डिब्रोगली। तो इन्होंने कहा कि अगर प्रकाश का, ऊर्जा का ड्यूअल नेचर होता है तो निश्चित ही कण का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया है कि ये यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स इज मेड बाय एनर्जी एंड मैटर, ऊर्जा और द्रव्य से। ये ब्रह्मांड ऊर्जा और द्रव्य, द्रव्य मतलब कण से मिलकर बना है, मास। अब ऊर्जा का ड्यूअल नेचर है, ये तो हमने बता दिया था कि ऊर्जा का तरंग नेचर मतलब जो प्रकाश है उसका तरंग नेचर भी है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दिखाता है। और पार्टिकल नेचर, कण नेचर कौन दिखाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 1924 में डिब्रॉय एक साइंटिस्ट थे, है ना। इन्होंने क्या कहा कि द्रव्य मतलब कण, जैसे ये कण है, पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल है, ठीक है। तो इस कण का भी क्या होना चाहिए, ड्यूअल नेचर होना चाहिए। एक कण तो होना ही चाहिए, पार्टिकल तो होना ही चाहिए, लेकिन पार्टिकल के साथ साथ इसका कौन सा नेचर होना चाहिए, वेव का नेचर भी होना चाहिए, तरंग का नेचर भी होना चाहिए, तरंग का नेचर भी होना चाहिए। और इसके पीछे इन्होंने सिर्फ एक बात बोली थी डिब्रोगली ने, कि नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर क्या है बच्चों, नेचर लव्स सिमेट्री। इसके लिए सिर्फ इन्होंने क्या बोला था, नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर समानता से प्यार करता है बच्चों। मतलब जिस प्रकार ऊर्जा, ये ब्रह्मांड ऊर्जा और द्रव्य से मिलकर बना है, और ऊर्जा के दो रूप होते हैं, तरंग और कण, वेव एज वेल एज पार्टिकल। उसी प्रकार मैटर, उसी प्रकार क्या, मैटर का भी क्या होना चाहिए, ड्यूअल नेचर होना चाहिए, कण एज वेल एज तरंग। समझ में आ रही बात, बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री। इज इट क्लियर बच्चों, कि जिस प्रकार ऊर्जा का ड्यूअल नेचर है उसी प्रकार मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड ऊर्जा और द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। तो फिर इन्होंने ये बता दिया कि किसी कोई, इन्होंने जो डिब्रोगली की परिकल्पना थी वो क्या थी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आ रहा हूं डिब्रोगली की परिकल्पना पर, ठीक है। ओके, तो डिब्रोगली की जो परिकल्पना थी, उन्होंने कहा कि किसी गतिमान कण के साथ, क्या कहा उन्होंने, कि कोई, जैसे ये एक कण है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और अगर ये v वेलोसिटी से गतिमान है, अगर ये v वेलोसिटी से गतिमान है, तो इस द्रव्य के कण एक वेव एसोसिएट होगी। इस द्रव्य के कण के साथ, माना ये कोई भी पार्टिकल है, इस पार्टिकल के साथ एक वेव भी एसोसिएट हो जाती है। और उस वेव की वेव लेंथ के बारे में इन्होंने फॉर्मूला पहले ही दे दिया था, कि उस वेव की जो वेव लेंथ होगी, वो वेव लेंथ कितनी होगी, h अपॉन p होगी। जहां h क्या है बच्चों, h है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक। और जो p है, p क्या है आपका, संवेग है, कण का संवेग है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, कण का संवेग। और p इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान गुणा गया वेग। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, h अपॉन m इंटू v। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था आपका, डिब्रोगली के, जब डिब्रोगली ने ये कहा कि अगर कोई कण गतिमान है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है, और उस वेव की वेव लेंथ का फॉर्मूला उन्होंने लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू v दे दिया था, जहां h प्लैंक कांस्टेंट, m इस पार्टिकल का द्रव्यमान, और v किस वेलोसिटी से ये पार्टिकल मोशन कर रहा है। समझ में आ रही बात। और ये सारी की सारी क्या थी बच्चों, हाइपोथेसिस थी, उनकी परिकल्पना थी। 1924 के अराउंड उन्होंने ये परिकल्पना दी, ठीक है, ये परिकल्पना दी। और बच्चों, परिकल्पना में ही उन्होंने पहले फॉर्मूला दे दिया, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं,
ठीक है। लेकिन 1927 में डेविएशन हो गया, जर्मन हो गया, जे थॉमसन हो गया, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी कर दिया कि यस, पार्टिकल के पास, कण के पास वेव का नेचर भी होता है, जैसे हमारा भी वेव का नेचर है बच्चों। जब हम v वेलोसिटी से मोशन करते हैं तो हमारे साथ एक वेव एसोसिएट होती है, लेकिन हमारी वेव की जो वेव लेंथ है वो इतनी छोटी है कि उसको अभी हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं बना है कि अगर हम v वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं तो हमारी वेव लेंथ को डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि हमारी वेव लेंथ इतनी छोटी आती है कि उसको एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट करना आसान नहीं है। लेकिन जब हम सूक्ष्म वस्तुओं की तरफ जाते हैं, देखो स्थूल मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। मैक्रोस्कोपिक बॉडी मतलब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब स्थूल वस्तुओं के लिए, स्थूल वस्तुओं के लिए, स्थूल वस्तुओं के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा है। तो यहाँ स्थूल वस्तुओं के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कोई फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन नहीं देती है। लेकिन जब हम मैक्रोस्कोपिक बॉडी से कहां आते हैं बच्चों, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक बॉडी मतलब सूक्ष्म वस्तुओं की तरफ आते हुए, माइक्रोस्कोपिक बॉडी की तरफ मतलब सूक्ष्म वस्तुओं की तरफ, सूक्ष्म वस्तुओं जैसे, सूक्ष्म वस्तुओं की तरफ जैसे, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, नाभिक मतलब नाभिक हो गया, एटम हो गया। बच्चों इनका जो आकार है वो बहुत छोटा है और इनकी वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी जब ये v वेलोसिटी से मोशन करते हैं तो इनके साथ एक वेव का नेचर एसोसिएट होता है, और उस वेव की जो वेव लेंथ होती है वो वेव लेंथ इस फॉर्मूले से क्या किया जाता है बच्चों, डिटेक्ट किया जाता है, और लेबोरेटरी में उस वेवलेंथ को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड आउट है, और यहां से थियोरेटिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ से फाइंड आउट है। लेकिन अगर मेरी वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना चाहेंगे तो नहीं निकल पाएगी, लेकिन थियोरेटिकली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि यदि कोई वस्तु, डी ब्रॉगली ने क्या कहा बच्चों, परिकल्पना की कि द्रव्य के गतिमान, द्रव्य का, कोई द्रव्य का गतिमान कण तरंगों की तरह क्या करता, बिहेव करता है, और अगर द्रव्य का कण मतलब कोई कण गतिमान है तो वह कण के साथ साथ वेव का नेचर भी उसमें एसोसिएट होता है, और उस वेव की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, h अपॉन m इंटू v, जहां m उस कण का द्रव्यमान, v उस कण की वेलोसिटी होती है। तो बच्चों किसी कण के वेव नेचर की स्टडी करना, ये हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसको। तो गतिमान कण के साथ क्या होता है बच्चों, यदि सूक्ष्म कण v वेलोसिटी से गतिमान है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है। उस वेव की जो वेव लेंथ थी वो वेव लेंथ किसने दी बच्चों, डी ब्रॉगली ने दी। तो लैम्डा इज इक्वल टू कण की तरंग दैर्घ्य, ये क्या होगा बच्चों, कण की तरंग दैर्घ्य, कण की गतिमान कण की तरंग दैर्घ्य, कण की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, कौन सी, गतिमान कण की तरंग दैर्घ्य, गतिमान कण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, जहां p संवेग, और दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, h अपॉन m इंटू v। ठीक है बच्चों, ओके। एक्सपेरिमेंटली डेविएशन, जर्मन और जे थॉमसन ने 1927 में मात्र 3 साल में ही एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हो गया था, यस इलेक्ट्रॉन के पास वेव का नेचर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो आपका कण का पार्टिकल है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है बच्चों तो इसके साथ क्या हो जाता है, एक वेव का नेचर एसोसिएट हो जाता है, उसकी वेवलेंथ ये आपके पास है। तो मान लिया जाए आप मेरी वेवलेंथ निकालना चाह रहे हो तो हम बोल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्वेश्चन में इसको, ठीक है बच्चों, फिर इसके पार्ट पढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन है कि 60 केजी द्रव्यमान, द्रव्यमान का कण
6 मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, के वेग से गतिमान है, गतिमान है। डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। डिब्रोगली डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। कैसे होगा बच्चा सॉल्यूशन? जस्ट ए सिंपल, क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। पी भी लिख सकते हो, फिर एम इंटू वी एच। हाँ, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.625 और 6.63 भी ले सकते हो, इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ओके, डिवाइडेड बाय मास। इस कण का द्रव्यमान कितना है बच्चों? 60 इंटू कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा? 6 मीटर पर सेकंड से। मान लिया जाए मेरा जो वेट है, मेरा जो मास है वो 60 केजी है, मान लो 60 केजी है, और मैं 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो मेरे साथ क्या हो रहा है? एक डिब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट हो रही है। तो उसकी वेवलेंथ देखो कितनी आती है, लगभग लगभग बच्चों, इसको मैंने 1.10 से काट दिया, लगभग अप्रोक्सीमेटली लैम्डा इज इक्वल टू, देखो तो ये कितना हो गया है बच्चों? 1.10 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। अब देखो इसको क्या किया मैंने, एक काम करते हैं, दो स्थान यहाँ इधर लाते हैं और इसको चलो ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व करके आप बता सकते हैं कि ये एक स्थान ऊपर जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू ये 10 है, 1.10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 35 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना हो गया? लैम्डा इज इक्वल टू 6 1 जा 0.1 जा 6 1 जा 6 8, लगभग लगभग है -35 मीटर। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, लगभग है। ओके बच्चों, 10 टू दी पावर माइनस एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर लाए हम, तो क्या किया, मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाइड किया, 10 से डिवाइड भी कर दिया, तो 10 टू दी पावर माइनस 60 मीटर। माइनस कितनी होगी वेवलेंथ मेरी? 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 36 मीटर। बच्चों, कोई भी एक्सपेरिमेंट अभी तक ऐसा नहीं बना जो इतनी छोटी वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सके। भाई न्यूक्लियस का भी जो साइज होता है, न्यूक्लियस का भी जो साइज होता है 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर ऑर्डर का होता है, और ये वेवलेंथ तो 10 टू दी पावर माइनस 36 है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और कोई भी एक्सपेरिमेंट अभी ऐसा नहीं बना है जो इतनी छोटी वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पाए। तो इसलिए हम पर क्वांटम मैकेनिक्स के नियम लगाने जायजफुल नहीं होते हैं, कोई मतलब उनका नहीं आता है, उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन मैं किस पर, अगर मैं डिब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की निकालूंगा तो बच्चों वो मिजरेबल क्वांटिटी आती है और वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होती है। जैसे हम देखते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है, ये मिटा रहा हूं, तो जस्ट हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का देखो, जब आपका इलेक्ट्रॉन, सुनना जरा बात को, क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान मतलब रेस्ट द्रव्यमान जो होता है बच्चों, वो लगभग 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी का होता है। सुनना जरा बात को, हाइड्रोजन का जो एटम होता है बच्चों, न्यूक्लियस नाभिक होता है, नाभिक में एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट करता है, ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन का जो इस ऑर्बिट में जो लगभग स्पीड होती है, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है बच्चों इस ऑर्बिट में, लगभग वो स्पीड, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, लगभग जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन का वेग इस ऑर्बिट में लगभग कितना होता है बच्चों? 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा, 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कण का पार्टिकल है और v वेलोसिटी से मोशन करेगा, तो इसके साथ वेव का नेचर भी एसोसिएट होगा, और उस वेव की जो वेवलेंथ है वो डिब्रोगली से निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉन की डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो।
इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य या तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो कितना आएगा बच्चों, डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे तो दैट इज द ये सॉल्यूशन। हम कैसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूले पर अप्लाई करो, लैम्डा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। h की वैल्यू क्या है 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया बच्चों, रेस्ट मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10 टू द पावर 6। अब देखना जरा बात को, है ना, ये हमारा जो आ गया 6.625 डिवाइडेड बाय 9.1, वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग इनटू, देखना बच्चों 10 टू द पावर -34 ऊपर, ये नीचे 10 टू द पावर -31 और 6, तो इसमें से ये गया कितना आएगा 10 टू द पावर -25। यस एंड नो। अब ये 10 टू द पावर -25 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर +25। यस, 10 टू द पावर +25 तो कितना हो गया, ये 6.625 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर -9, ये बड़ा वाला है, इसमें से ये गया तो -9। देखो यहाँ पर जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये आपकी जो भी वैल्यू आएगी, मान लिया जाए ये सॉल्व करके 0 पॉइंट समथिंग आएगी। यस एंड नो बच्चों, 0.67 जो भी आएगी, यहाँ मैंने वैल्यू रखी है, हाँ 0.733 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ये आ गई। हम कैसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट इधर ले जाओ तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य है 7.33 इंटू 10 की पावर, एक जीरो इधर बढ़ाए तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, माइनस में 10 की पावर -10 मीटर। तो दिस इज द 10 की पावर -10 मीटर मतलब एंगस्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी 7.33 और एंगस्ट्रॉन। तो बच्चों लगभग है, तो ये जो क्वांटिटी है ये एक्सपेरिमेंटली भी मेजरेबल क्वांटिटी है और थ्योरेटिकली मैक्स प्लैंक डी ब्रोगली ने जो बताया था उसके अनुसार भी ये आ रहा है। बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स के थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था डी ब्रोई का, ठीक है, 1924 में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, ठीक है। और जब उन्होंने ये बताया कि हाँ मैटर का भी वेव नेचर होता है, उस टाइम साइंटिस्ट इस पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जो ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन या और साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो ये स्टूडेंट कह रहा है, रिसर्च स्कॉलर, इनकी बात में दम है, तो फिर लोगों ने काम करना स्टार्ट किया और मात्र 3 साल में ही इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल गया है। और 1900 सेंचुरी के बाद बच्चों साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, ठीक है, ओके। तो लेट अस सी ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आपने निकाल दी, एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट हो रहा है 10 टू द पावर -10 मीटर आ रहा, जबकि हमारी कितनी आ रही थी 10 टू द पावर -36 मीटर, वो एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं है। तो इसलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली विद थ्योरेटिकली। अब इसके केस बच्चों, अब इसके केस है ना, इसका केस नंबर फर्स्ट कि अगर आपको किसके डी ब्रोगली वेवलेंथ का लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m भी आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो इसका केस नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों, यदि कण की गतिज ऊर्जा दी हो तब, यदि कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है, E लिखो या K हो, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की वैल्यू जो होती है बच्चों, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की वैल्यू होती है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m k। ये k क्या है बच्चों, गतिज ऊर्जा है, k क्या है आपका गतिज ऊर्जा है, ठीक है बच्चों, k क्या है आपका गतिज ऊर्जा, m क्या है कण का द्रव्यमान, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है, ओके। तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप जानते हो, उसी फॉर्मूले से आप इसको फाइंड आउट किया जा सकता है बच्चों। कौन से फॉर्मूला, जो ये आपका लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m भी है, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
हाफ एम वी स्क्वायर, एक फॉर्मूला, दूसरा क्या होता पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m होता है ना। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, यहां से पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m के। ओके, तो यहां से पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2m के। देखो स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ ना, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो पी इक्वल टू अंडर रूट 2m के। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया h अपॉन अंडर रूट 2m के। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है कि अगर गतिज ऊर्जा दिया है किसी भी कण का, कि माना न्यूट्रॉन है जिसकी गतिज ऊर्जा 100 जूल है, तो उस न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, उस न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य क्या करिए बच्चों, ज्ञात करिए, उस न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य क्या करिए, ज्ञात करिए। तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखनी है और आप न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए खास बात ये है बच्चों कि न तो ये वेव जो है, न तो ये आपकी मैकेनिकल वेव है, न ये नॉन मैकेनिकल वेव है, ये बच्चों मैटर वेव है। मैटर वेव मतलब इसके अपने नियम कानून है, इसके लिए मीडियम है तो ठीक है, नहीं है तो भी ये कोई दिक्कत नहीं करती है, ये चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो चार्ज पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है वहां पर, ठीक है। ओके, तो ये आपका गतिज ऊर्जा का केस नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, कि यदि, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन, यदि, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा एक समान है, एक समान हो, है ना, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा एक समान हो, तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य में संबंध होगा। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य में संबंध है, संबंध है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य में संबंध है। ऑप्शन ए, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी, ठीक है, फिर आपका प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी और छोटी, और आपका इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी। पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन, अगर काइनेटिक एनर्जी समान है तो क्या इनकी तरंग दैर्ध्य भी एक समान होगी, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन बच्चों, सी ऑप्शन आपका, कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी, फिर प्रोटॉन की और फिर अल्फा पार्टिकल की, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। तो कैसे करने वाले हैं आपको, पहली बात तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इनमें से सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है। देखो बच्चों, सॉल्यूशन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बहुत ही कम बच्चों, बहुत ही कम, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg, सबसे लाइट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का पार्टिकल यहाँ पर, है ना। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा भारी होता है। आप बोल सकते हैं 1840 गुना भारी होता है, मतलब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज्यादा है। प्रोटॉन का जो मास होता है, आपको याद नहीं रखना, जस्ट आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, काफी ज्यादा है। ओके, और बच्चों जो अल्फा पार्टिकल है आपका, जो आपका अल्फा पार्टिकल है, अल्फा आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल में क्या होता है बच्चों, जो अल्फा कण है आपका, अल्फा कण में क्या होता है बच्चों, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण जो है बच्चों, वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, और हीलियम के नाभिक को, हीलियम के नाभिक ही अल्फा कण है। अगर हीलियम में क्या होते हैं बच्चों, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हीलियम हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन, आप 2 इलेक्ट्रॉन को भगा दो
तो जो बच जाएगा नाभिक वो अल्फा पार्टिकल बच गया। मतलब अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो मतलब अल्फा पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना ज्यादा है, क्योंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग एक समान होता है। ठीक है, तो जो आपका अल्फा पार्टिकल हुआ बच्चों, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वो प्रोटॉन के मास के कितना हो गया, 4 गुना हो गया। अब आप फॉर्मूला जानते हो कि फॉर्मूला क्या जानते हो बच्चों, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, जबकि आसान क्वेश्चन है बच्चों। फॉर्मूला जानते हो कि अगर आपको गतिज ऊर्जा दी है, सबकी गतिज ऊर्जा एक समान है, सबकी गतिज ऊर्जा क्या है, एक समान है, मतलब गतिज ऊर्जा ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा ऑफ द प्रोटॉन और गतिज ऊर्जा ऑफ द गतिज ऊर्जा किसकी, अल्फा पार्टिकल, सबकी एक समान है। तो बच्चों फॉर्मूला जानता हूं मैं कि तरंग दैर्घ्य इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m e, सॉरी के, गतिज ऊर्जा e भी लिखते हैं बच्चों कुछ बुकों में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, ये भी सबके लिए कांस्टेंट, ये भी सबके लिए कांस्टेंट हो गया, अरे इज इट क्लियर, ये भी सबके लिए कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ किस पर बच गया है, मतलब वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। मतलब इसका मतलब क्या होता बच्चों, इसका मतलब क्या होता बच्चों, इसका मतलब ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम। समझो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा किसका द्रव्यमान है, अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होगी। तो मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या होगा बच्चों, अल्फा पार्टिकल की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी, सबसे छोटी, फिर उसके बाद किसका फिर उसके बाद द्रव्यमान ज्यादा किसका है, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य उस इससे थोड़ी बड़ा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी होगी। तो ये है, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी, फिर प्रोटॉन की, और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किसकी, अल्फा पार्टिकल की। तो बच्चों ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ऑप्शन में देखो ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी, फिर प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य, और फिर सबसे छोटी किसकी, अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बशर्ते इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी सेम थी, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्घ्य होगी बच्चों, वो क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या था, सबसे कम था, और द्रव्यमान कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सबसे कम होगा जिसका, उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर, ओके। तो ये आपका एक इस पर क्वेश्चन था जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते थे केस नंबर फर्स्ट पर, ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, अब केस नंबर सेकंड इस पर कि कई बार वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है, विभवांतर दे देता है, क्या दे देता है बच्चों, विभवांतर दे देता है, पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है, कैन कि दैट इज द केस, त्वरित आवेश से, कि आपने केस नंबर सेकंड मतलब कि आपने किसी इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, ये चार्ज पार्टिकल के लिए ही होगा, ये आवेश जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में माना आपने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जब आपने लाइट यहाँ से इंसिडेंट की तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ओके। स्टॉपिंग पोटेंशियल जब आप यहाँ नेगेटिव लगाओगे तब स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया था, कि क्या बोलते हैं उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो उसको नेगेटिव लगाएंगे तो ये नहीं आना चाहिए, यहाँ तो बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वाले जाते रहते हैं, सो ऑन। तो बच्चों यहाँ से जब आप लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पॉजिटिव देखकर ये एक्सेलरेट हुए, ये इलेक्ट्रॉन त्वरित हुए, इस पॉजिटिव ने इसको जल्दी बुलाया तो ये त्वरित हुआ। तो इस विभवांतर माना वी, यहाँ हमने वी विभवांतर लगाया, वी विभवांतर में इस ये इलेक्ट्रॉन त्वरित हुआ, और इस इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, बात समझ में आ रही। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो हम बोल देते हैं ये लाइट
छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। यहाँ क्या बोल रहा हूं मैं कि इस इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन वेव की तरह आगे बढ़ रहा है। मतलब जब आप उच्च कक्षाओं में जाओगे बच्चों, तब आप देखोगे कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होता है, और इस ग्रुप ऑफ वेव के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहां पर होगा, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये बोल सकते हैं इस वेव पैकेट के अंदर 100% है, लेकिन कहां पर है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर है, ये पक्की बात है। ठीक है बच्चों, तो मतलब फिलहाल हम यहाँ केवल डिब्रोगली वेवलेंथ पढ़ रहे हैं। तो डिब्रोगली वेवलेंथ में इलेक्ट्रॉन मतलब हमने वी विभवांतर लगाया, इलेक्ट्रॉन त्वरित हुआ। अब त्वरित होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन की डिब्रोगली वेवलेंथ क्या है, समझ में आई बात, एकदम क्लियर है। ओके, तो बच्चों मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी आपको बताया था, विभव प्राचीर में भी बताया था आपको कि जो इस आपने विभवांतर लगाया इसमें, उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ने जो कार्य किया इसको अपनी तरफ खींचने का, वो वर्क डन कितना होता है बच्चों, Q इंटू वी। मान लिया ये पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है आपका इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज में E इंटू वी वर्क डन, और ये वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल में तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, तो मतलब यही वर्क डन के मतलब इसको मैं के बराबर भी लिख सकता हूं, और ये विभवांतर में विभवांतर इनटू आपका चार्ज ऑन द इस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वर्क डन, और वो किसके काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो आपका फॉर्मूला था, ध्यान देना जरा बात को, जो आपका काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में फॉर्मूला था ये OMe, यहां पर के की जगह पर आपको ये रखना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन अंडर रूट 2me इंटू वी। याद रखना ये v विभवांतर है, विभव में अंतर है, इन दो टर्मिनल के बीच में कितना विभवांतर लगाया आपने, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को कि विभव में अंतर होगा तभी तो ये एक्सेलरेट होगा, अगर तुमने यहाँ नेगेटिव लगा दिया तो ये डी एक्सेलरेट हो जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव लगाओगे तो ये नहीं जाना चाहेगा इधर, तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। समझ में आ रही बात, तो मतलब एक्सेलरेट हुआ या डी एक्सेलरेट हुआ, तो वो वाला आपको यहाँ पर रखना है, और उससे आप इस इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल दोगे बच्चों, तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके किताबों में एक फेमस फॉर्मूला मिलता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए, हाँ क्या हम इसको न्यूट्रॉन पर लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को, नहीं बच्चा न्यूट्रॉन पर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। इस फॉर्मूले को हम उसी पर लगा सकते हैं जिस पर कोई चार्ज पार्टिकल हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अगर न्यूट्रॉन को रखोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस पर, क्योंकि वो चार्जलेस है। हाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो उन पर फर्क पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन देखो, जब आपने किसी पार्टिकल को वी विभवांतर पर रखा तो उसके लिए तरंग दैर्ध्य ये होगी। अब इसमें स्पेशल कंडीशन आती है इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए बच्चा, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल कंडीशन किसके लिए आती है बच्चा, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखो, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, और h की वैल्यू रख दो, ठीक है, तो ये 6.625 इंटू 10 टू दी पावर -34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, और इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये पोटेंशियल डिफरेंस अंडर रूट में अंदर ही होगा जो भी लगाएंगे आप, ठीक है बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों, जब आप इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर। तो मतलब ये सॉल्व करने के बाद आ गया, इसको तो कैसे लिखने वाला हूं मैं, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी इंटू एंगस्ट्रॉन, 10 टू द पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन होता है। ये किसके लिए होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन पर नहीं लगा सकते उसको। प्रोटॉन पर लगाना है तो ये रखना है, अल्फा पार्टिकल पर लगाना है तो ये रखना है, बीटा पार्टिकल पर लगाना है तो लगा सकते हैं, ठीक है। बीटा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है, इसको लगा सकते हैं, ठीक है।
इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये फॉर्मूला देखो और कैसे मिल सकता है, नैनोमीटर में भी लिख सकता हो। तो नैनोमीटर में आपको ये 122.7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी नैनोमीटर में भी आपको मिल सकता है। इज इट क्लियर? ये आपको 144 अंडर रूट में मिल सकता है और डिवाइडेड बाय वी एंगस्ट्रॉन में, और किसी में ये 140 भी आपको मिल सकता है। तो ये इसके अलग अलग प्रकार, आपको ये वाला फॉर्मूला क्या रखना है, ध्यान रखना है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए बच्चों? इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, कब ये फॉर्मूला यूज होगा? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से भाग रहा है, उसके साथ जो वेव एसोसिएट हुई, ये समझो कि हनुमान भाग रहे हैं, हनुमान की पूंछ है बच्चों जो साथ में चल रही है। इज इट क्लियर? तो इसकी जो वेव लेंथ है, ये वेव लेंथ कितनी होगी आपकी, ये डिसाइड करेगा। वी अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी में रखा है, विभवांतर वी में रखा है, तो इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको एकदम क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पर मैंने थोड़ी सा ये कितना, अगर इसको ऐसे बच्चों, ये है 150 अपॉन वी और इनटू जो भी आपका आ रहा है इतना इनटू एंगस्ट्रॉन, ये फॉर्मूला आप इसमें रख सकते हो। आपकी किताबों में ये दिखेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और 150 12.27 है ना, तो दैट्स ओके। तो इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था कि वी विभवांतर में अगर डिब्रोगली वी विभवांतर में कोई आपका पार्टिकल कण रखा है, तो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट हो रही है वो कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। कि एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में, देखो अच्छा क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में 25 किलो वोल्ट 25 किलो वोल्ट वोल्टेज से त्वरित 25 किलो वोल्ट वोल्टेज से त्वरित त्वरित इलेक्ट्रॉन 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 का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, जाता है। यदि वोल्टेज को, खूबसूरत क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का एक साथ है, यदि वोल्टेज को यदि वोल्टेज को यदि वोल्टेज को 100 किलो वोल्ट यदि वोल्टेज को 100 किलो वोल्ट तक बढ़ाते हैं तक बढ़ाते हैं तक बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तक बढ़ाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन से संबंधित ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तब इलेक्ट्रॉन से संबंध डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है, डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आधी आधी रह जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब 2 गुनी कम हो जाएगी, 2 गुनी कम हो जाएगी, इसका मतलब है आधी रह जाएगी, 2 गुनी कम हो जाएगी मतलब आधी रह जाएगी। ठीक है, बी, ठीक है बच्चों, 4 गुनी कम हो जाएगी, 4 गुनी कम हो जाएगी। तीसरा, 2 गुनी बढ़ जाएगी, सी ऑप्शन, 2 गुनी बढ़ जाएगी, या फिर सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन है आपका 2 गुनी बढ़ जाएगी, डी ऑप्शन आपकी 4 गुनी कम हो जाएगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी, गुनी बढ़ जाएगी। खूबसूरत सा क्वेश्चन, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में 25 किलो वोल्ट वोल्टेज से त्वरित इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा बच्चों सुनो जरा बात को, ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आप बाद में पढ़ोगे इसको,
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर आधारित इंस्ट्रूमेंट है बच्चों। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर आधारित है बच्चों, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है, जो आपकी बेस्ट माइक्रोस्कोप होते हैं बच्चों, वो रे ऑप्टिक्स पर निर्भर करते हैं, लाइट के फिनोमेना पर निर्भर करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किस फिनोमेना पर आधारित है? इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर के फिनोमेना को ध्यान में रखते हुए इस सूक्ष्मदर्शी को बनाया है, और ये दुनिया का बेस्ट माइक्रोस्कोप से 5000 गुना अच्छे रिजल्ट देता है बच्चों। और यही कारण है कि मेडिकल साइंस में हम बहुत आगे तरक्की कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है वो बहुत हाई क्वालिटी के हैं। और समझो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जो तुमने माइक्रोस्कोपिक का चैप्टर पढ़ा है ना, उसके जो बेस्ट माइक्रोस्कोप है उससे 5000 ज्यादा रिजोल्यूशन पावर इनकी होती है। तो क्यों और किस पर नेचर आधारित है? ये इलेक्ट्रॉन के तरंग नेचर पर आधारित है, और वही तरंग नेचर को हम निकाल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को 25 किलो वोल्ट पर रखा है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, और अगर उसको 100 किलो वोल्ट पर रख दिया उसी इलेक्ट्रॉन को तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी गुनी बढ़ेगी या घटेगी। समझ रहे हो ना बात को, कि पहले ये दो प्लेट है, मानो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, ये नेगेटिव, पहले इलेक्ट्रॉन को कितने पर रखा गया था? 25 किलो वोल्ट के विभवांतर पर रखा गया था, और नेक्स्ट कंडीशन में कितना, कि इसको बढ़ा के क्या कर दिया? 100 किलो वोल्ट कर दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेव लेंथ थी उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर ये 25 से 100 किलो वोल्ट कर दिया है। समझ गए बात को? बिल्कुल। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व, आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इसको विद इन 1 मिनट क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए है, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है वो क्या होता है? सॉरी, जो आपका इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिया है तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला आपको आता है ना? नहीं तो तुम पूरा सॉल्व करके करो कि h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 MEV, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करो। अब देखो बच्चों, ठीक है, आपका देखो दो कंडीशन दी है। एक बार V1 कितना दिया है आपको? 25 किलो वोल्ट, इसको वोल्ट में रखना है, मतलब 25 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। यस एंड नो? यस एंड नो बच्चों? तो ये आपको इसमें रखना है, आप रख सकते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट, यहाँ पर वैल्यू रखनी है। ठीक है, V2 कितना है? V2 आपका 100 किलो वोल्ट, मतलब 25 सॉरी 100 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। अब यहां से भी आपको एक चीज दिखेगी बच्चों, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो सीधा सीधा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो रहा है। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। समझ में आ रही बात? तो यहां से लैम्डा 1, ये लैम्डा 1 के लिए, लैम्डा इसके लिए तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन अंडर रूट v1, और लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट v2। आप चाहे प्रोपोर्शनल लिखो या चाहे सॉल्व करके लिखो। तो देखो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कितना हो जाएगा? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट v1, और 1 अपॉन अंडर रूट v2 नीचे आएगा, उसको मैंने उल्टा कर दिया तो v2 अपॉन 1। तो ये कितना हो गया दरअसल? ये दरअसल कितना हो गया बच्चों? ये दरअसल हो गया आपका सीधा सीधा अंडर रूट v2 अपॉन v1। ये लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या हो गया? अंडर रूट v2 अपॉन v1। v2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100। kv को ही रखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो आप kv में ही रखो, डिवाइडेड बाय, और कितना था? 25 इंटू 10 की पावर 3, इससे ये मर गया। तो 25 चको 100, तो कितना हो गया? अंडर रूट 4, मतलब 2/1 आ गया। 2/1 मतलब लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 2/1। तो मतलब यहाँ पर लैम्डा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 लैम्डा 2। मतलब सुनना जरा बात को, जो दूसरी वेवलेंथ है, जब आपने 100 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो दूसरी वेवलेंथ
को जब 2 गुना मल्टीप्लाइड करें तब पहली वेवलेंथ आ रही है। मतलब जो नई वाली वेवलेंथ है, सुनना जरा, ये जो लैम्डा 2 है, यहां से जरा यहां से निकालता हूं क्योंकि ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया आप 100%। लैम्डा 2 जो है, लैम्डा 2 कितना आ गया बच्चों, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब 2 गुनी कम हो जाएगी। जो नई तरंग दैर्ध्य है ये 2 गुनी कम हो गई। देखो नई तरंग दैर्ध्य जो है वो पहली की आधी रह गई। पहली तरंग दैर्ध्य की क्या रहेगी, आधी रहेगी। तो उसने ऐसा नहीं दिया है कि आधी हो जाएगी, उसने ऐसे दे दिया 2 गुनी कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात, 2 गुनी क्या होगी, कम हो गई। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको आधी रह जाएगी आ सकता है, और यह 2 गुनी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। केवल पोटेंशियल, ये वेलोसिटी नहीं है, दैट इज द विभवांतर में अंतर है। ये क्या है, विभवांतर में अंतर है। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, विभवांतर जैसे बढ़ा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम हो गई। समझ में आ रही बात, ओके। यहां से आपको पता रहा लैम्डा 2 छोटा है, लैम्डा 1 बड़ा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब इसका केस नंबर थर्ड, कि केस नंबर थर्ड में क्या है बच्चों, कि क्या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, नाभिक, एटम्स, मतलब जो आपका परमाणु है, क्या टेम्परेचर पर भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर फर्क पड़ेगा? कि क्या होगा जब सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन हायर टेम्परेचर पर जा रहा है तो उसका वेवलेंथ में कोई फर्क पड़ रहा है? 100% फर्क पड़ेगा। कि 20 डिग्री टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य कुछ और होगी, और 80 डिग्री टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य कुछ और होगी। न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य टेम्परेचर पर निर्भर करेगी, और वो भी आपको मिलने वाली है। तो दैट इज द केस नंबर आपका थर्ड, कि अगर केस नंबर थर्ड बच्चों, ओके, केस नंबर थर्ड आपका, केस नंबर थर्ड, यदि आपको कण का तापमान दिया हो, परम ताप T केल्विन पर, परम ताप मतलब केल्विन में लेना, परम ताप T केल्विन, केल्विन पर कण की तरंग दैर्ध्य, केल्विन पर कण की तरंग दैर्ध्य कितना होगा बच्चों, तरंग दैर्ध्य, कण की तरंग दैर्ध्य। इसके लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू वही h अपॉन अंडर रूट 3m के टी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये k है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको दी रहेगी बच्चों। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको, और टी केल्विन में लेना है, अगर आपको टेम्परेचर दिया है, तो किसी कण का तापमान दिया है, तो केल्विन में दिया है तो ठीक है, नहीं टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में दिया है तो पहले आप उसको केल्विन में चेंज करो और फिर इसमें वैल्यू रख दो, तो आप उस कण की तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? कैसे निकालते हैं इसको, वही वाला फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी वाला। लैम्डा इज इक्वल टू कितना बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू आपका है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k। ये के कौन सा वाला है, काइनेटिक एनर्जी वाला। ठीक है बच्चों, गतिज ऊर्जा वाला। अब बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एक काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आता, 3/2 के टी। ये फॉर्मूला आता है बच्चों एक मॉलिक्यूल के लिए या एक कण के लिए, ये फॉर्मूला आता है, जहां पर के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। के क्या है बच्चों आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक बच्चों, ओके। और जिसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में अलग अलग होती है। तो एसआई सिस्टम में आप 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन ले सकते हैं उसको। ठीक है, तो लेट्स, आपको वैल्यू दी रहेगी उसकी, तो ये वैल्यू जब आप इसमें रखोगे, देखो ये वैल्यू आप इसमें रखोगे तो देखो क्या आएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m और k की जगह 3/2 के टी। इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, h अपॉन अंडर रूट 3m के टी। ओके बच्चों, तो वही ये वैल्यू आपकी, तो आप इससे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों,
तो दैट्स यहाँ पर आप इससे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और इस पे सॉल्व करते हैं बच्चों। अच्छा, इस पर आपको दिया है कि आप खुद करोगे कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो जो आपकी किसी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। भले वेलोसिटी का यूज नहीं करेंगे आप वहां पर, लेकिन वो आपको वेलोसिटी देगा, क्योंकि बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ तभी एसोसिएट होती है जब कण गतिमान हो। अगर कण की विराम अवस्था में है, अगर कण की वेलोसिटी, कण का वेग, अगर कण का वेग क्या है, v इक्वल टू 0 है, तब डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, h अपॉन m इंटू v। v 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट, अनंत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि विराम अवस्था में जब वस्तु है तब कण का वेव नेचर एसोसिएट नहीं होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब विराम अवस्था में है, प्रोटॉन जब विराम अवस्था में है, या कोई भी कण जब विराम अवस्था में है, तो उसका वेव नेचर एसोसिएट नहीं होता है। वेव नेचर एसोसिएट होने के लिए कण को गतिमान होना आवश्यक है, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। ये इनफाइनाइट आ गया, मतलब ये वेवलेंथ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, ये वेवलेंथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो विराम अवस्था में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन आप कर सकते हो इसको। ठीक है बच्चों, कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान, ठीक है, ओके, हाँ, ये क्वेश्चन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लिया हुआ है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो चलो पहले, उससे पहले कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये तुम करोगे बच्चों, क्वेश्चन एक, ठीक है, 1 ग्राम द्रव्यमान का कण, द्रव्यमान का कण, 1 ग्राम द्रव्यमान का कण उतना ही तरंग दैर्ध्य रखता है, उतना ही तरंग दैर्ध्य रखता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इस प्रकार का एक क्वेश्चन, उतना ही तरंग दैर्ध्य रखता है, उतना ही तरंग दैर्ध्य रखता है जितना कि, जितना कि जितना कि जितना कि 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड चलने वाला इलेक्ट्रॉन, चलने वाला इलेक्ट्रॉन चलने वाला इलेक्ट्रॉन चलने वाला इलेक्ट्रॉन रखता है, चलने वाला इलेक्ट्रॉन रखता है। तो 1 ग्राम द्रव्यमान, 1 ग्राम द्रव्यमान वाले कण की चाल होगी, वाले कण की चाल होगी। चाल कितनी होगी, वाले कण की चाल कितनी होगी? ओके बच्चों, ठीक है, तो कैसे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में आपको दिया है 1 ग्राम द्रव्यमान का कण उतना ही तरंग दैर्ध्य रखता है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, जितना कि 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकंड चलने वाला इलेक्ट्रॉन रखता है। तो बताओ कि ये कण का द्रव्यमान कितना होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों, हो सकता है ये नेचर में एग्जिस्ट ना करे, आंसर से आपको पता लग जाएगा। अगर इसका वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है, तो बच्चों नेचुरली क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, इज इट क्लियर? तो दैट्स 1 ग्राम आपको क्या क्या दिया है बच्चों, आपको दिया है कि ये कंडीशन दे दी है कि जो कण का तरंग दैर्ध्य है वो किसके बराबर है,
इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य के बराबर है। कण का जो तरंग दैर्ध्य है बच्चों वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य के बराबर है। अब देखो कण का तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होगा? h/m/v। तो मतलब यहाँ पर pm द्रव्यमान संवेग, इस कण का संवेग, और h इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? h/p। ओके बच्चों, तो क्या हो गया देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ आंसर? यहाँ आंसर आ गया pm इधर और p इधर, तो pe इज इक्वल टू pm। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणा गया इलेक्ट्रॉन का वेग बराबर कण का संवेग, कण का द्रव्यमान गुणा गया कण का वेग। इज इट क्लियर? तो देखो हमें सब चीज दिया है, मुझे सिर्फ ये वी एम निकालना है। तो वी एम इज इक्वल टू कितना हो गया? एम ई वी ई डिवाइडेड बाई एम, मास ऑफ द कण। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों? रेस्ट मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, यही होता है इलेक्ट्रॉन का मास। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये दी है 3 इंटू 10 टू द पावर 6, ये दिया है ना, डिवाइडेड बाई, हाँ इस कण का द्रव्यमान 1 ग्राम दिया है बच्चों। 1 ग्राम मतलब देखो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 केजी, ये केजी में रखना ना, तो 10 टू द पावर -3 केजी। जो क्या इस कण का 1 ग्राम का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 10 टू द पावर -3 केजी। अब इसको वैल्यू रख दिया, अब सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा? वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी बच्चों कितना आ रहा? ये ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर प्लस होगा, देखना 10 टू दी पावर प्लस होगा, तो 10 टू दी पावर +3, तो ये +9 हो गया, तो ये 3 एकम 3 और 3 27, ओके, इंटू 10 की पावर -31, ये ऊपर गया प्लस, तो 10 की पावर +9 हो गया। तो कितना आ गया बच्चों? ये मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। तो Vm इज इक्वल टू कितना हो गया? 27.3 इंटू 10 की पावर -22 मीटर पर सेकेंड। तो दैट्स वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2.73 इंटू 10 की पावर -21 मीटर पर सेकेंड। अरे बहुत ही कम वेलोसिटी, हमें पता ही नहीं चलेगा, इतनी कम वेलोसिटी इसकी आएगी बच्चों। इज इट क्लियर? अरे बात समझ में आ रही है कि इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम है, 10 टू द पावर -21 मीटर पर सेकेंड, एक्सट्रीमली स्मॉल वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो दैट्स, ये आपका क्वेश्चन था डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहे बच्चों। और ये फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। बच्चों अभी तो तुमने जस्ट ए पढ़ा है इसका, क्वांटम मैकेनिक्स का, तो बाद में जब अपनी उच्च कक्षाओं में जाओगे तो देखोगे एक वेव नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होता है। उसके बाद आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसमें पढ़ने वाले हैं, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, आनंदित रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट।